हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 4 का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी कि पूरी दुनिया का मिलना, व्यापार होना, इंपोर्ट होना, एक्सपोर्ट होना, बिजनेसेस होना, यही होता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसके हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ग्लोबलाइजेशन से आप लोग आखिर समझते क्या हो, ये आपको बताना है और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए, ग्लोबलाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड हैज़ कम टू इम्प्लाई मैनी थिंग्स। आज के टाइम में तो भाई ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लाई करता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर यूनिफाइड इनटू अ सिंगल सोसाइटी एंड फंक्शन टुगेदर। मतलब हम लोग ना एक तरीके से ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। कहीं का भी सामान कहीं भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो यही ग्लोबलाइजेशन होता है। This term is also often used to refer economic globalization, integration of national economies into international economy through trade, foreign direct investment, capital flows, migration, and the spread of technology. सामान का एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना, बेचा जाना, हमारा बाहर का इस्तेमाल करना सामान, यही सभी तो ग्लोबलाइजेशन होता है। हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के टर्म में रेफर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू इंटरनेशनल इकोनॉमी, यानी कि हमारे देश की, यानी कि नेशनल इकोनॉमी, बाहर दुनिया के देश इंटरनेशनल इकोनॉमी। तो नेशनल इकोनॉमी इंटरनेशनल इकोनॉमी से जुड़ रही है थ्रू ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इनफ्लोज, माइग्रेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, और स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे की यूज़ कर रहे हैं। यही ग्लोबलाइजेशन होता है। सामान का, व्यापार का, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही ग्लोबलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रीजन फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट? अब इस चैप्टर में देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है ग्लोबलाइजेशन की वैश्वीकरण क्या होता है, दूसरा है कि भाई ये ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, हमारी सरकार ट्रेड बैरियर्स लगाती ही क्यों है, वाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स, हमारी सरकार लगाती क्यों है, दुनिया की सरकारें ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाती हैं, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं और ट्रेड बैरियर्स को हटाना क्यों चाहिए हमें, ये सब हम देखेंगे। तो barriers to foreign trade and foreign investment were put by Indian government to protect domestic producers from foreign competition, especially when industries had just begun to come up in the 1950s and 60s. At this time, competition from importers would have been a death blow to the growing industries. Hence, India allowed imports of only essential goods. देखते हैं, समझते हैं अब इसको कि बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड, बाहर से जो ट्रेड होता है वो फॉरेन ट्रेड होता है, उस पर बैरियर लगा देना, उस पर रोक लगा देना। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो व्यापार हो रहा है, बाहर से हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रोक के रखा हुआ था 1991 से पहले। बाहर से कुछ भी आए तो फिर भाई कंपटीशन बढ़ेगा ना, हमारे देश के लोग, हमारा देश तभी तभी आज़ाद हुआ था, हम कम्पीट नहीं कर सकते थे, हमारा ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था देश में, बाहर से चीज़ें आती, कम्पीट करना पड़ता उसके साथ, तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज तो ग्रो ही नहीं हो पाती। तो इसलिए हमारी सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हुए थे ताकि हमें उन लोगों से ज़्यादा कंपटीशन ना करना पड़े और ठीक ठाक अपना काम चलता रहे। बट फिर उसके बाद 1991 में चीज़ें बदली। Later in 1990s, the government wished to remove these barriers because it felt that domestic producers were ready to compete with foreign industry. It felt that foreign competition would in fact improve the quality of goods produced by Indian industry. The decision was also supported by powerful international organizations. तो 1990 तक हमें लगा कि भाई आज़ादी को 40 वाले साल हो चुके हैं और ठीक है, चलो अब हम काम चला सकते हैं, हम बाहर की जो है अलग अलग कंपनी से हम कंपटीशन कर सकते हैं। और ये चीज़ WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी ज़्यादा वेलकम करा कि भाई हम अब अपने फॉरेन ट्रेड बैरियर्स को हटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज हेल्प कंपनीज? तो लेबर लॉज फ्लेक्सिबल होते हैं, इससे कंपनीज को कैसे फ़ायदा होता है? तो flexibility in labor laws will help companies in being competitive and progressive. By easing up on labor laws, company heads can negotiate wages and terminate employment. Depending on market condition, this will lead to increase in the company's competitiveness. तो फेवरेबिलिटी इन लेबर लॉज अगर थोड़े मतलब आसान होते हैं ना, लेबर लॉज क्या होता है, आपने कंपनी सेटअप करी, आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे ना,
उन एम्प्लॉयज में सरकार द्वारा बनाए गए कुछ कानून लगेंगे, वही कानून लेबर लॉज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेबर पर लग रहे हैं। तो लेबर लॉ फ्लेक्सिबल हो, मतलब थोड़ा कम वेजेस पे काम कराया जाए, थोड़े ज़्यादा समय तक काम कराया जाए लेबर से, ये सरकार करती है। क्यों? ताकि बाहर की इंडस्ट्रीज हमारे देश में आए, क्योंकि देखो इंडस्ट्री आती है ना तो देश में डेवलपमेंट होता है, ये फैक्ट होता है। तो इसलिए थोड़े फ्लेक्सिबल लेबर लॉज हमारे देश ने बना रखे हैं ताकि दूसरे देशों में कंपनियां ना जा करके हमारे देशों में आए। अब बाय ईजिंग ऑन लेबर लॉज कंपनी हेड्स कैन नेगोशिएट वेजेस एंड टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट। मतलब कंपनी लॉज, अगर जो लेबर लॉज है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होते हैं तो नेगोशिएट कर सकते हैं, कम पैसे पे काम करवा सकते हैं, और अगर काम पसंद नहीं आ रहा है तो नौकरी से आसानी से निकाल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द कंपनीज कम्पिटिटिवनेस। तो कंपनी तो कॉम्पिटिटिव बनेगी, कम पैसे में काम करवाएगी, ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे कम पैसे में, और तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा। अब हमारा देश ऐसा करने क्यों देता है? वो इसलिए करने देता है क्योंकि भाई देखो, एक गाँव का इलाका है, वहाँ पर पहले ऐसी जगह तक खेती बाड़ी कर रहे थे, ज़्यादा कुछ खेती नहीं हो रही थी, वहाँ पर एक इंडस्ट्री लगी। अब एक इंडस्ट्री लगेगी उस जगह पर तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ के लोगों को काम करने को मिलेगा, जिन लोगों को पहले नौकरियाँ नहीं मिल रही थी। अब बाहर से भी लोग आएंगे, है ना, बाहर से लोग आएंगे, वहाँ पर रहेंगे तो वहाँ के रेंट बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आएंगे तो गोलगप्पे भी खाएंगे, तो गोलगप्पे वाले का भी बिजनेस बढ़ जाएगा। स्कूलों में भी ज़्यादा एडमिशन होंगे तो टीचर्स को ट्यूशन पढ़ाने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना, जब भी इंडस्ट्रीज आती हैं तो फ़ायदा होता है ना आसपास के लोगों को, और हमारे सरकार को टैक्स मिलता है। तो थोड़े लेबर लॉज में हम लोग ना इसलिए कह देते हैं कि ठीक है थोड़े लेबर लॉज हम मिलकर कर लेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री लगने से हमेशा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमेशा आप कहेंगे पकड़ लिया आपने दी, हमेशा फ़ायदा नहीं होता। देखो फ़ायदे नुकसान हर चीज़ के होते हैं, बट कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़ायदा होता है इंडस्ट्री लगने से एज़ कम्पेयर टू उस एरिया में इंडस्ट्री ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। तो एमएनसी क्या होती है, व्हाट इज एन एमएनसी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज, तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो किस तरीके से अपनी कंपनीज को अलग अलग देशों में लगाती हैं, उस पर कंट्रोल कैसे रखती हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है दूसरे देशों में, तो ये हमें बताना है। तो वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज आर बाय बाइंग आउट डोमेस्टिक कंपनीज और मेकिंग द लेटर वर्क फॉर देम। तो देखो एमएनसी क्या करती हैं, मैं एमएनसी हूँ, मैं दूसरे देश में गई और मैंने वहाँ पर जा करके ना अपनी कंपनी लगा दी। अब मैं दो तीन तरीके से अपनी कंपनी लगा सकती हूँ, या तो मैं वहाँ जा करके छोटी कंपनी को खरीद लूँ, या तो मैं छोटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लूँ, या फिर मैं अपनी नई ही कंपनी स्टार्ट करूँ। मतलब मैं खरीद सकती हूँ एक कंपनी को, मैं पार्टनरशिप कर सकती हूँ कंपनी के साथ, या फिर ज़मीन खरीद के मैं अपनी इंडस्ट्री लगा सकती हूँ। ये तीन तरीकों से मैं किसी भी देश में जा करके एक कंपनी लगा सकती हूँ अपनी। मतलब एमएनसी नहीं हूँ, मैं एमएनसी की ओनर हूँ एग्जाम्पल के लिए। Sometimes MNCs buy mass produce of domestic industries and then sell it under their own brand name at much higher rates in foreign countries. तो कई बार कंपनी क्या करती है, मास प्रोडक्शन के लिए डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज होती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का मतलब है उस देश की इंडस्ट्रीज के साथ जो है बिजनेस करती हैं और उनको काम सिखा देती है और अपने नाम से जो है वहाँ पर सामान को बेचने लगती हैं। एमएनसी लुक टुवर्ड्स डेवलपिंग नेशन टू सेट अप ट्रेड बिकॉज इन सच प्लेसेस द लेबर एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर मच लोअर। तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों जाती है एमएनसी, क्योंकि जो लेबर की कॉस्ट होती है वहाँ पे सामान बनाने की कॉस्ट होती है वो सस्ती होती है। डेवलप कंट्रीज में लोग ज़्यादा पैसे पे काम करते हैं, और जो छोटे देश होते हैं, जो डेवलपिंग देश होते हैं, जो थोड़े गरीब होते हैं, वो कम पैसे पे काम करने को राज़ी हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वाई डू डेवलप्ड कंट्रीज वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरेट देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो डेवलप्ड यानी कि अमीर देश जो है वो गरीब देशों को ये क्यों चाहते हैं कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को वो लिबरेट करते हैं, यानी कि आराम से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो। व्हाट डू यू थिंक शुड द डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड इन रिटर्न। तो डेवलप्ड कंट्री ये डिमांड कर रही हैं, तो आपके अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज को क्या डिमांड करनी चाहिए। तो देखो आंसर इसका हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज वांट डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरेट देयर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज the MNCs belonging to developed countries can set up factories in less expensive developing nations and thereby increase profit with lower manufacturing cost and the same sale price. तो भाई अमीर कंपनियां जो होती है, अमीर देशों से जो आती है कंपनियां, वो थोड़े गरीब देशों में जाकर के जब सेटअप करती हैं तो उनको ना सामान सस्ता पड़ता है। सस्ता बनाएंगे तो रेट तो वही होगा, 100 रुपये की अगर वो एक सपोज करो चप्पल बेच रहे हैं तो वो चप्पल
वो यूएस में बना रहे थे, उनको 80 रुपए की पड़ रही थी, या फिर सपोज करो कि 70 रुपए की वहाँ यूएस में पड़ रही थी। अब उन्होंने इंडिया में आके बनाई ना, तो उनको वो 40 रुपए की पड़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ना वेजेस कम ले रहे हैं, यहाँ पे सामान उनको सस्ते में मिल जा रहा है। तो 70 रुपए की उनकी बन रही थी और वो 100 की बेच रहे थे यूएस में, बट अब वो इंडिया में 40 रुपए की बना रहे हैं और बेच 100 की ही रहे हैं। तो उनको फायदा हो गया ना। इसीलिए एमएनसीज गरीब देशों में जाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में जाती है, ताकि उनका मुनाफा बढ़ जाए। तो इन माय ओपिनियन तो डेवलप कंट्रीज को तो फायदा हो जाता है ना, वहाँ की कंपनीज को। तो डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करना चाहिए? शुड डिमांड इन रिटर्न फॉर सम मैनर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स। ऑल्सो चार्जेस शुड बी लेविड ऑन एमएनसीज लुकिंग टू सेट अप बेस इन डेवलपिंग नेशन। तो भाई हम लोग को कंपनसेशन मांगना चाहिए, हमारी सरकार को थोड़ा सा तो टैक्स वैक्स लगाने चाहिए, चार्जेस लगाने चाहिए। और हमारे देश में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो हमारे देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं सामान, हमारे देश के ही लोग, उनको थोड़ा कंपटीशन से बचाने के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन देनी चाहिए हमारे देश की इंडस्ट्रीज को भी और हमारे देश के वर्कर्स को भी, ताकि ऐसे जॉब वॉब से ना निकाले ना। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट रहा है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब अमीरों को देखो ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बड़ी कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, अमीर देशों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल नेशंस और गरीब जनता। ये चीज़ है। तो आंसर देखते हैं इसका। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक जैसा तो नहीं रहा है। देखो ये तो हमें पता है। The truth of this statement can be verified if we observe the impact of MNCs on domestic producers and industrial working class. तो MNCs इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है उसको हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ऑफ गुड्स सच एज बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल हैव बीन हिट हार्ड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीपर इम्पोर्ट्स. ऑल्सो वर्कर्स आर नाउ एम्प्लॉयड फ्लेक्सिबली इन द फेस ऑफ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन. दिस हैड रिड्यूस जॉब सिक्योरिटी. एफर्ट्स आर नाउ on to make globalization fair for all since it has become a worldwide phenomena. तो देखो अमीरों को ज़्यादा फायदा हुआ है, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो बैटरी बना रहे हो, टॉयज़ बना रहे हो, टायर बना रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, उनको नुकसान हुआ है एज़ कम्पेयर टू अमीर कंपनियाँ और अमीर देश, क्योंकि अमीर देश जो है वो डेवलप थे पहले से ही। अमीर कंपनियाँ ज़्यादा अच्छे से काम कर रही थी, उनके पास पैसे ज़्यादा था, तो उन्होंने और मुनाफा कमा लिया। क्वेश्चन 7 देखते हैं. हाउ हैज़ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. लिबरलाइजेशन जो शब्द है इसका मतलब होता है उदारीकरण. मतलब आपने लिबरल कर दिया, आपने टैक्स कम लगा दिए, आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने दिया. तो लिबरलाइजेशन जो ट्रेड का हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का हो रहा है, इससे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे मदद मिली? भाई मदद तो मिलेगी. पहले ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे थे, हमारे देश में आने नहीं दे रहे थे, और अब आराम से आ रहे हैं, तो ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगी, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को हेल्प मिलेगी. तो liberalization of trade and investment policy has helped the globalization process by making foreign trade and investment easier. Foreign trade and investment आसान हुआ है. Earlier, several developing countries had placed barriers and restriction on imports and इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ बैरियर लगाती थी, रेस्ट्रिक्शन लगाती थी कि भाई बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सामान नहीं मंगाएंगे, अपने देश के जो व्यापार हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे. फिर ग्लोबलाइजेशन से ये सब प्रोडक्शन हटी, बाहर के लोग आने लगे और नई कंपनियां सेटअप होने लगी. However, to improve the quality of domestic goods, these countries have removed barriers. Thus, liberalization has led to further spread of globalization because now businesses are allowed to make their own decisions on import and export. This led to deeper integration of national economies into one conglomerate whole. यानी कि पहले जो था व्यापार हम आसानी से नहीं कर सकते थे पूरी दुनिया में, अब आसानी से कर सकते हैं. तो आसानी से कर सकते हैं, लिबरलाइजेशन की वजह से टैक्सेस कम लगे हैं, बैरियर भाई विरोध कम है कि भाई यार आसानी से फैक्ट्री लग सकती हैं, पहले इतनी आसानी से नहीं लग सकती थी, तो अब आसानी से लग रही हैं. तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में तो ऑब्वियसली येस मदद मिली है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. हाउ डज फॉरेन ट्रेड led to integration of markets across countries? Explain with an example other than those given here. भाई फॉरेन ट्रेड से यानी कि हम विदेशों में व्यापार कर रहे हैं, इससे दुनिया के मार्केट्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट हुए हैं, जुड़े हैं. पता है हम मैकडी का बर्गर खा रहे हैं, मैकडी का बर्गर मैकडी है कहाँ की? यूएस की है. खा पा रहे हैं किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स की वजह से. तो देखते हैं. फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्रीज बाय प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट मतलब देश बाहर से सामान आना. मैकडी का बर्गर खा रहे हो ना, वो इम्पोर्ट का ही नतीजा है. एक्सपोर्ट यहाँ का सामान बाहर जाना.
यहाँ से हल्दीराम बाहर गया है, टाटा के प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं, हमारे देश में बन रहे थे वहाँ भी बनने लगे, तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पर बना करके वहाँ बेच दिया, तो ये होता है एक्सपोर्ट। वैसे मैकडी का बर्गर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा एग्जांपल नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी के थ्रू यहाँ पर जो है वो बना रहे हैं। अच्छा एग्जांपल होगा कि हमारे देश में कपड़ा बन रहा था और हमने वहाँ भेज दिया, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। वहाँ कपड़ा बन रहा था, वहाँ जूता बन रहा था, यहाँ आ गया, वो इम्पोर्ट हो गया। Producers can make available their goods in markets beyond domestic ones via exports. Likewise, buyers have more choice on account of imports from other countries. This is also how marketers are integrated through foreign trade. For example, Japanese electronic items are imported to India and have proved to be tough competition for less technologically advanced companies here. तो हमारे पास ज़्यादा चॉइस है बायर्स के पास, क्योंकि हमारे पास अब बाहर से भी सामान आ रहा है। मगर जो हमारे देश की कंपनीज़ हैं जो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही थी, थोड़ा काम चलाओ टाइप काम कर रही थी, अब वो बाहर की कंपटीशन से जो है करना, उनके लिए कंपटीशन करना गया, कम्पीट करना मुश्किल हो रहा है। जैसे जापान की टेक्नोलॉजी जब हमारे देश में आती है और हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन 9 है, ग्लोबलाइजेशन will continue in the future. Can you imagine what the world would be like 20 years from now? Give reason for your answer. Globalization चलता रहेगा। आज से 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी? हम ज़्यादा सामान यूज़ कर रहे होंगे बाहर के देशों का, ये फैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम कोरोना से मतलब शिकार हुए हैं कोरोना की। क्यों? क्योंकि देखो, अच्छाई के साथ साथ बुराई होती है, ये फैक्ट है हर चीज़ का। आप पूरे दिन फ़ोन से पढ़ भी सकते हैं, आप पूरे दिन गेम भी खेल सकते हैं। तो जैसे कोरोना कैसे फैला, एक देश से दूसरे देश गए, सामान गया, लोग गए, कोरोना फैला, ये होता है। तो 20 years from now the world will be more globally connected and integrated into one international economy. If this process continues on a fair and equitable basis, trade and capital flows will increase alongside the mobility of labor. This will occur because liberalization will get augmented and MNCs will converge with other companies producing the same goods. तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, बस यही है हाँ फ्यूचर। क्वेश्चन 10 है, सपोज यू फाइंड टू पीपल आर्ग्यूइंग, बहस कर रहे हैं दो लोग। वन इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन हैज़ हर्ट आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। एक कह रहा है भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना हमारी कंट्री को नुकसान हुआ है, दूसरा कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया को हेल्प कर रहा है। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दीज ऑर्गेनाइजेशन? इनको आप क्या कहेंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप लोग क्या बोलोगे? तो देखो, हम दोनों के दोनों को आंसर देंगे। हम हर्ट कैसे कर रहा है ये भी बताएंगे, कैसे फ़ायदा कर रहा है हम ये भी बताएंगे। हमेशा चीज़ों के दोनों पहलुओं की तरफ सोच करके ही हमें आंसर देना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ हर्ट आवर कंट्रीज डेवलपमेंट बिकॉज हर्ट कैसे किया है? फर्स्टली इट हैज़ लेड टू एनहिलेशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, मतलब स्मॉल प्रोड्यूसर्स को एनिहिलेट किया, ख़त्म कर दिया। एनिहिलेशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीपर इम्पोर्ट्स। सेकेंडली वर्कर्स नो लॉन्गर हैव जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयड फ्लेक्सिबली। तो भाई हमारे हर्ट कैसे किया? हमारे देश की जो छोटी फैक्ट्री थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, कहीं फैक्ट्री बंद हो गई। दूसरा, हमारे देश में बाहर से सस्ता सामान आने लगा। फिर हमारे देश के वर्कर्स के पास अब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है। ये हुए नुकसान। अब देखते हैं फ़ायदे। ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग इंडिया डेवलप एन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजंस। फर्स्टली, कॉम्पिटिशन इट एंटेल हैज़ लेड राइज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, जो है कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो हमें ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। Secondly, it has made available a wide variety of goods in the market for the buyers to choose from. Now imported goods are easily available alongside domestic products. हमें बाहर से जो सामान आ रहा है वो भी मिल रहा है, हमारे देश में भी अब कंपटीशन की वजह से बेहतर सामान बनने लगा है। फिलिप्स के देखिए, फिलिप्स हैं आंसर, यहाँ ये क्वेश्चन था, यहाँ से आंसर देख लेते हैं। इंडियन बायर्स हैव ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स दे हैड 2 decades ago। 20 साल पहले, एक डेकेड में 10 साल होता है, 20 साल पहले हमारे पास जो चॉइसेस थे उससे ज़्यादा आज चॉइसेस है मार्केट में, क्योंकि हम बाहर का भी सामान खरीद सकते हैं। सिंपल। दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मार्केट्स इन इंडिया आर सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन मैनी अदर कंट्रीज। दिस मीन्स देयर आर इंक्रीजिंग ट्रेड विद अदर कंट्रीज, है ना, व्यापार बढ़ रहा है। मोर ओवर द राइजिंग नंबर ऑफ ब्रांड्स दैट वी सी इन द मार्केट माइट बी प्रोड्यूस्ड बाय एमएनसीज इन इंडिया। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमें मार्केट में दिख रहे हैं वो हो सकता है एमएनसीज ने इंडिया में ही आकर के बनाए हैं। एमएनसीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज ऑफ चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट। एमएनसी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सामान बनाना सस्ता पड़ता है। While consumers have more choice in the market, the effect of rising demand and purchasing power has meant greater competition among the producers. तो देखो, हमारे कंज्यूमर्स के पास, कंज्यूमर कौन होता है यहाँ पर? मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कंज्यूमर राइट्स, हमारे अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा सामान मिल रहा है, मगर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है जो सामान बना रहे हैं उनके लिए।
मैच द फॉलोइंग देखिए यहाँ पर, MNC बाय एट चीप रेट्स फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स। क्या क्या MNC सस्ती दरों पर क्या क्या खरीदती हैं? गारमेंट्स, फुटवेयर्स और स्पोर्ट आइटम। कोटाज एंड टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स आर यूज टू रेगुलेट ट्रेड बैरियर्स। तो टैक्सेस और कोटा वोटा लगा देते हैं ना कि भाई सामान नहीं आएगा, ये सब ट्रेड बैरियर होता है, व्यापार में अवरोधक। इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, इंडिया की कंपनीज जिन्होंने बाहर अब्रॉड में इन्वेस्ट किया है, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रनबैक्सी। IT हैज हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, तो कॉल सेंटर्स है ना, IT से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। Several MNCs have invested in setting up factories in India for production, तो ऑटोमोबाइल्स का मतलब फैक्ट्री उनकी बाइक की, कार की बहुत लगी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। तो इसमें है अच्छा, इसमें से क्वेश्चन है, द पास्ट 2 decades ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ सीन रैपिड मूवमेंट इन, तो रैपिड मूवमेंट, गुड सर्विसेज एंड पीपल बिटवीन द कंट्रीज, ये ए वाला है। The most common route for investments by MNCs in countries around the world is to, MNC कैसे करती है भाई? वो करती है by existing local companies और form partnership with local company, पार्टनरशिप करती हैं वो local companies के साथ। नेक्स्ट है सेकेंड वाले का, और या फिर बाय भी कर लेती हैं, वैसे ज़्यादातर तो ना खरीद ही लेती हैं, इसका ना सी वाला ही ज़्यादा, सी नहीं बी वाला बेटर ऑप्शन ज़्यादा। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस, तो लिविंग कंडीशन जो है वो किसकी बेटर हुई हैं? तो लिविंग कंडीशन तो भाई देखो, ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल द पीपल नहीं, ऑफ पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज और वर्कर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो बेटर कंडीशन तो भाई मतलब इसमें से तो मुझे कोई भी आंसर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो डी हम लोग चूज़ करेंगे। ये हो गया हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।